हमारे भारत में 75% आबादी गांव में ही बसती है और इतिहास गवाह है कि आज़ादी के बाद गांव में रहने वाले निवासियों ने ही इतिहास रचा है। कमलेश अपने पुत्र का खेतों में इंतजार कर रहा था। अरे बेटा, तुम कहाँ रह गए थे? मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम रात देर तक सोते हो और सुबह उठकर पढ़ते हो, फिर स्कूल चले जाते हो। ऐसा कैसे चलेगा बेटा? मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। माफ़ कीजिएगा पिताजी, मैं कल से सवेरे आ जाऊंगा। बेटा शिवन, तुम तो जानते ही हो हमारा परिवार बेहद कठिनाइयों से गुजर रहा है। तुम्हारे स्कूल की फीस और भोजन, इन दोनों का इंतजाम इस खेत से ही होता है। शिवन बचपन से ही बहुत होनहार और तेज बच्चा था। उसे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उसका परिवार बहुत ही ज़्यादा गरीब था। उसके पिता खेती करके उसका पालन पोषण करते थे। शिवन के पिता गरीबी के कारण उसकी स्कूल की फीस भी नहीं भर पा रहे थे। शिवन पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता के कामों में हाथ बटा देता था। उसका बड़ा भाई दिवाकर इसी बात पर आए दिन अपने पिता से झगड़ता रहता था। पिताजी, आपको नहीं लगता कि आप शिवन की पढ़ाई पर बेफिजूल पैसे बर्बाद कर रहे हैं? ऊपर से हमें 2 वक्त का भोजन तो सही से मिलता नहीं। अरे बेटा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। शिवन को पढ़ने का बहुत ही शौक है और मैं उस छोटे से बच्चे का दिल नहीं दुखाना चाहता। पिताजी की बातों को सुनकर शिवन का बड़ा भाई गुस्से से वहां से चला गया और शिवन चुपके से सभी बातें सुन रहा था। वह पिताजी के पास आकर बोला, पिताजी, क्या भैया मुझसे नाराज़ हैं? क्या आप मेरी पढ़ाई छुड़वा देंगे? नहीं बेटा, मुझसे जब तक हो पाएगा मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। पिताजी की बातों को सुनकर शिवन खुश हो जाता है और मन लगाकर पढ़ाई करने लगता है। उस पर कुछ करने का जुनून बचपन से ही सवार था। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया और अब शिवन एंट्रेंस पास करके MIT में पढ़ाई करने चला गया। शिवन को बचपन से ही विज्ञान में बहुत ही दिलचस्पी थी। उसका सपना था कि वह एक रॉकेट लॉन्च करे और चंद्रमा पर भेज सके। वो दिन भी आ गया। शिवन ने एक टीम तैयार की और आखिरकार वो दिन आ गया। पूरा देश टीवी स्क्रीन पर नज़रें जमा कर बैठा था, क्योंकि उस दिन चंद्रयान की लॉन्चिंग होने वाली थी। शिवन के पिता टीवी पर चंद्रयान को लॉन्च होते देख रहे थे। वो अपने बड़े बेटे से कहते हैं, देखा बेटा, तुम हमेशा मेरे बेटे को पढ़ाई से रोकते थे और कहते थे पढ़ाई करके क्या होगा। देखो आज वो कितना बड़ा वैज्ञानिक बन चुका है। अब उसकी गिनती दुनिया के बड़े बड़े विज्ञानियों में होगी। सपने देखना कभी भी बंद मत करो। पहले सही से लैंडिंग हो जाने दो, फिर बात करना इधर। शिवन चंद्रयान 2 की लैंडिंग में पूरी शिद्दत से लगे हुए थे। वहाँ बहुत बड़े बड़े अफसर भी मौजूद थे, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। लेकिन कुछ तकनीकी खराबियों के कारण चंद्रयान की सफल लैंडिंग नहीं हो पाई। शिवन पूरी तरह से टूट गए। तभी प्रधानमंत्री खुद चलकर उनके पास आए और बोले, तुमने कोशिश की है बेटा, सफलता ईश्वर के हाथ में है। तुम्हारी गिनती अब भी बड़े बड़े वैज्ञानिकों में होगी। इसी बीच शिवन सेवानिवृत्त हो गए और अब इसरो में सोमनाथ की नियुक्ति हो गई। शिवन ने कहा, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं देश के हर नागरिक को अपना भाई समझता हूँ और हर नागरिक में अपने आप को देखता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी इस असफलता को आप सफलता में बदल देंगे और चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग करेंगे। मैं दिल से कोशिश करूँगा सर। मुझे अपने देश के वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा है। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग किया। इस तरह शिवन को हमेशा ही महान वैज्ञानिकों के रूप में याद किया जाता है। एक समय की बात है, भोलपुर नामक गांव में रामू अपनी पत्नी सरिता और 10 साल के बेटे राहुल के साथ एक छोटे से मिट्टी के बने टूटे फूटे घर में रहता था। रामू बहुत ही गरीब था। वह पूरे दिन जंगल में लकड़ी काटता और बाजार में उसे बेचता था ताकि वह अपने परिवार का गुजारा कर सके।
इन दिनों बहुत जोरदार गर्मी पड़ रही थी। गर्मी के कारण भोलपुर के हर निवासी की हालत बहुत ही बुरी हो रही थी। एक दिन गर्मी के कारण रामू के घर की दीवार कमजोर हो गई और टूटकर गिर गई। इसे देखकर सरिता और रामू बहुत दुखी हो गए, क्योंकि अब उनके घरों में धूप आने लगी थी, जिसके कारण सरिता, रामू और राहुल को घर में बैठना मुश्किल हो रहा था। एक दिन दोपहर में, अरे अब क्या करेंगे हम, हमारे घर की तो दीवार पूरी तरह से टूट चुकी है और पूरे घर में धूप आ रही है। हाँ पिताजी, घर में तो एक पल भी बैठा नहीं जा रहा। एक काम करते हैं, हम फिर से ये दीवार बना लेते हैं। मिट्टी की दीवार कब तक बनाते रहेंगे हम, वो हर 2 महीने में गिर जाती है और ये हमारा घर भी कितना कमज़ोर हो चुका है, पता नहीं कब गिर जाए। तो क्या करे सरिता, दीवार तो बनानी ही होगी ना, वरना ऐसी गर्मी में कैसे रहेंगे हम। दिन में गर्मी, रात में गर्मी, ऐसे में हम तीनों बीमार पड़ जाएंगे। पिताजी, मेरा दोस्त छोटू है ना, उसके पिताजी ने घास का घर बनाया है और वह उसी में रहते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने घास के तिनके से 4 घर बनाए हैं। एक घर में वो रहते हैं और बाकी के घर उन्होंने किराए से दिए हैं। घर के साथ साथ उनकी कमाई भी होती है। हम भी कुछ ऐसा करते हैं ना। और मैंने तो ये भी सुना है कि घास के घर में धूप भी नहीं आता। धूप में घास के ऊपर पानी डालने से वो घास एकदम ठंडी हो जाती है, जिसके कारण उस घर के अंदर बहुत ठंडा लगता है, गर्मी बिल्कुल महसूस नहीं होती। हम भी कुछ ऐसा करते हैं ना। अगर हमारा घर भी घास का होगा तो कितना अच्छा होगा ना। और घास के लिए पैसे कौन से देने होंगे, वो तो जंगल में ऐसे ही मिल जाती है। घास का घर कैसे बना सकते हैं हम? पिताजी, मैं आपको बताऊंगा कि घास का घर कैसे बनाते हैं। चलिए, पहले हमें जंगल में जाकर घास ढूंढनी होगी। राहुल की बात सुनकर तीनों जंगल की ओर जाने लगते हैं। गर्मी के मौसम के कारण सारे पेड़ पौधे सूख चुके थे। जंगल में कहीं पर भी घास का नामो निशान नहीं था। हम तो कितनी दूर तक आ गए हैं, पर यहाँ तो कहीं घास नहीं दिख रही। अब हम घास कहाँ ढूंढेंगे पिताजी? बस सरिता, हम इसके आगे नहीं जा सकते, क्योंकि इसके आगे एक बहुत बड़ा विशाल जंगल है। सुना है वहाँ बहुत से जंगली जानवर रहते हैं। वहाँ जाना हमारे लिए सुरक्षित नहीं होगा। क्या? जंगली जानवर? हम नहीं जाएंगे वहाँ। चलिए, हम वापस घर चलते हैं, क्योंकि फिर थोड़ी समय बाद अंधेरा हो जाएगा। चलो राहुल बेटा, हम घर चलते हैं। रामू और सरिता जाने लगते हैं, पर राहुल वहीं उदास खड़ा था। यह देखकर रामू परेशान हो जाता है। राहुल बेटा चलो। राहुल खामोश खड़ा रहता है। तभी सरिता उसके पास आती है और धक्का देकर चलने को कहती है। चलो राहुल, कहाँ खो गए? तीनों जाने लगते हैं। तभी रामू के मन में एक बात आती है। लगता है घास ना मिलने की वजह से मेरा बच्चा उदास हो गया है। कितना दुखी लग रहा है वो। नहीं, मैं अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकता। सरिता, मैं क्या कहता हूँ, तुम और राहुल घर चले जाओ। इसके बाद अंधेरा होने वाला है और आज मैं लकड़ियाँ तोड़ने भी नहीं आया जंगल, तो मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो थोड़ी लकड़ियाँ तोड़ लेता हूँ। इन्हें बेचकर थोड़े पैसे मिल जाएंगे। तुम दोनों घर जाओ, मैं थोड़े समय में लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। अभी अंधेरा होने को है, रात हो गई है। आप कैसे आओगे घर? सरिता, इस जंगल में मेरा रोज का आना जाना है, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही घर आऊँगा। रामू की ये बात सुनकर सरिता और राहुल घर चले जाते हैं। इसी बीच रामू जंगल के घने हिस्से में चला जाता है। मुझे कहीं से जल्दी से घास ढूंढकर घर जाना होगा। रामू इस जंगल के हर कोने से वाकिफ था। उसे पता था कि जंगल के किस हिस्से में खतरा है और किस हिस्से में नहीं। फिर भी बेटे की खुशी के लिए रामू जंगल के सबसे खतरनाक हिस्से में घुस जाता है, जहाँ कई सारे जंगली जानवर थे। रामू उस जंगल में डर डर कर घूमता है, पर उसे वहाँ कहीं पर भी घास नहीं दिखाई देती। यह देखकर रामू दुखी हो जाता है। इतनी दूर आने के बाद भी घास नहीं मिली। लेकिन आखिर जंगल की सारी घासें गायब कहाँ हो गईं? एक भी घास नहीं है इस जंगल में। तभी एक जंगली हाथी रामू के पीछे पड़ जाता है। रामू उस हाथी को देखकर तेजी से जंगल की ओर दौड़ता है। बाप रे, यह जंगली हाथी मेरे पीछे कैसे पड़ गया? कहाँ भागूं? अगर मैं इसकी चपेट में आ गया तो मैं मर ही जाऊंगा। आगे तो पूरा जंगल ही जंगल है। रामू तेजी से भागता जाता है और तभी वह एक छोटे से घास के गड्ढे में गिर जाता है। घास में गिरते ही रामू वहीं बेहोश हो जाता है,
जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि वह तो अपने घर के आंगन में उस घास के ऊपर पड़ा हुआ था और उसके पास सरिता और राहुल दोनों खड़े थे। सरिता भागो, वो हाथी आ जाएगा। हाथी आ जाएगा? ये क्या बोल रहे हो आप अपने घर में हो। रामू उठकर चारों ओर देखता है तो वह खुद को अपने घर के आंगन में पाता है। यह देखकर रामू का सर चकराने लगता है। ये कैसे हो सकता है सरिता? मैं जंगल में था और मेरे पीछे एक जंगली हाथी लग गया था। मैं तेजी से भागा और इस घास के गड्ढे में गिर गया। अरे ये घास यहाँ कैसे आ गई? ये तो जंगल में पड़ी थी। पिताजी, आप इस घास पर बेहोश पड़े थे और ये घास का टुकड़ा आपके पास ही पड़ा हुआ था। ये कैसे संभव है सरिता? मैं जंगल से यहाँ कैसे आया? मैंने तो इस घास को हाथ तक नहीं लगाया था। ये सब कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा है। थकावट के कारण आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा और आप यहाँ आकर बेहोश हो गए होंगे और आपने खुद ही ये सपना देखा होगा जो आपको सच लग रहा है। चलिए अब अंदर जाकर मुंह हाथ धो लीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। पिताजी, इस छोटी सी घास से घर कैसे बनेंगे? ये तो बहुत कम घास है। बेटा, अभी तुम्हारे पिताजी बहुत थके हुए हैं, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। चलो इस घास को अंदर लेकर चलो। तीनों अंदर चले जाते हैं और सो जाते हैं। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। तीनों जब अपने घर में देखते हैं तो वह छोटी सी घास पूरे घर में भर गई थी और इसे देखकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। ये इतनी सारी घास यहाँ कैसे? अभी उस घास से आवाज आती है, आलोक, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं एक जादुई घास हूँ। अब इस घास से अपने लिए कई सारे घर बना लूं, क्योंकि मैं कभी खत्म नहीं होने वाली, ना कभी मुरझाने वाली हूँ। उस जंगल में उस जंगली हाथी से मैंने ही तुम्हें बचाया था। मैं कई बरसों से उस जंगल में पड़ी थी। कोई मुझे नहीं खा रहा था, ना मुझे कोई अपने साथ ले जा रहा था। पर जैसे ही तुम मेरे ऊपर आकर गिरे, मैंने झट से अपने जादू से तुम्हें वहां से गायब कर दिया। इस बात को सुनकर वे तीनों के होश उड़ जाते हैं। वे तीनों मिलकर उस घास से 4 बड़े बड़े आलीशान घर बना लेते हैं। उस घास के घरों को देखकर गांव के लोग हक्का बक्का रह जाते हैं। पिताजी, ये जादुई घास तो सचमुच कमाल की है। देखिए, हमारे पास तो 4-4 घर हो चुके हैं और ये घर कितने सुंदर लग रहे हैं। एक गांव वाला आता है, अरे रामू भैया, ये क्या घास के घर? वाह रामू भैया, ये घर तो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। देखो, ये घर कितने अच्छे लग रहे हैं। और आपने वो कालू के छोटे से घर किराए पर ले रखे हैं। वहाँ ना हवा आती है ना ठंड लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई गुफा में आकर बैठ गए हों। अरे इसे कहते हैं घर। देखिए, घास के होने के बावजूद भी ये कितने चमक रहे हैं। तीसरा गाँव वाला, ये घर कैसे बनाया आपने रामू भैया? रमेश भैया, ये घर बनाने में मुझे बहुत ही मेहनत लगी है। अरे रामू भैया, आपके पास तो 4-4 घर है रहने के लिए। क्या आप हमें एक घर किराए पर दे सकते हैं? हाँ, दे तो सकता हूँ, लेकिन 5,000 किराया लूँगा। रामू उन लोगों को किराए पर घर देता है और कुछ ही महीनों में वह अमीर हो जाता है। खुशी खुशी वह अपना जीवन बिताता है और अपने परिवार के साथ सुख शांति से रहने लगता है।